हम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसिबल हीट। लास्ट में हमने किया था लेटेंट हीट, उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक हम लेके आए हैं। लेटेंट हीट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने लेटेंट हीट टॉपिक नहीं देखा है आप प्लीज़ वहाँ से देखिए जाके, बहुत हेल्प करेगा। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल वे में आपको समझाने की। आज हम बात करेंगे सेंसिबल हीट की। चलिए शुरू करते हैं। सेंसिबल हीट की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द हीट विच कॉजेस चेंज इन द टेम्परेचर। एक ऐसी हीट अगर आप सप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, राइट। लेटेंट हीट में क्या था कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे थे किसी सब्सटेंस को, वो उसके फेस चेंज में रोल प्ले कर रही थी, फेस चेंज को होने में मदद कर रही थी। क्लियर? टेम्परेचर राइज करेगा, उस हीट को आप क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। फेज चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी भी हीट दे वो सारी हीट बॉडी एब्जॉर्व करे और वो क्या करे, उसको टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कभी आप टेम्परेचर कूल करना, टेम्परेचर रिड्यूस करना भी चाहेंगे, उस समय भी सेंसिबल हीट ही रोल प्ले करती है। तो सेंसिबल हीट क्या होता है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है बॉडी और रिलीज भी करती है, राइट। तो बस कंडीशन ये है कि दोनों केस में जब एब्जॉर्ब करे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, जब रिलीज करे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। दिस इज द सेंसिबल हीट। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब हम आते हैं टेक्निकल चीज़ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम एक और टॉपिक इसी में अंदर क्लियर करेंगे, स्पेसिफिक हीट का। बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिक हीट का केवल और केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इतना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना। तो स्पेसिफिक हीट को आज हम केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, केवल हम उसकी वैल्यू नहीं देखेंगे, उसके पीछे का एक रीज़न देखेंगे या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। वाटर जो होता है, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है ऑब्वियसली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप इसको हीट करते हैं इट्स टेम्परेचर गोज टू 75 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर में क्या है? वाटर लिया हुआ है, अभी इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और आपने क्या किया है? नीचे से हीट सप्लाई की है और बाद में इसका टेम्परेचर क्या पहुंच जाता है? 75 डिग्री सेल्सियस। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर लिक्विड स्टेट में है और 75 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर लिक्विड स्टेट में है। जितनी भी आपने हीट सप्लाई की है, इसने क्या किया है? केवल और केवल क्या किया है? टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो ये वाली जितनी हीट आप प्रोवाइड करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्सटेंस को, इस सिस्टम को, ये सारी हीट को हम क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर केवल और केवल जो भी हीट है हमारी जो यूटिलाइज हो रही है वो केवल क्या कर रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है। जो सेंसिबल हीट है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। देखिए लेटेंट हीट के लिए एज सच फॉर्मूला नहीं है, वहाँ पर एक वैल्यू होती है, वो आपको दी होती है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी जो है वो हमारी केवल और केवल सेंसिबल हीट को निकालने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने लेटेंट हीट का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि लेटेंट हीट को आप थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं और यही कारण है आप उसको क्या करते हैं? हिडन हीट बोलते हैं। सो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q क्या है? मेरा सेंसिबल हीट है जो भी आप निकालेंगे। हीट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जूल होती है। मास जो है सब्सटेंस का m रिप्रेजेंट कर रहा है, C स्पेसिफिक हीट है, इसको हम अभी देखेंगे आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कभी कभी इसको स्पेसिफिक हीट भी बोल के बता देते हैं, राइट। इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। जैसे अभी इस केस में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जो था T1 कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था और T2 जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना हो गया? 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर आप Q निकालना चाहें तो एम सी डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपका मान लो आपने 1 किलोग्राम वाटर लिया था तो मास 1 किलोग्राम हो गया। वाटर की जो भी स्पेसिफिक हीट होगी वो रख देंगे और डेल्टा टी जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा T2 माइनस
T1। तो यहाँ पर 1 इंटू ये वैल्यू और यहाँ पर T2 माइनस T1 मतलब कितना हो गया आपके पास 75 माइनस 25, तो ये हो जाता है आपका 50 यहाँ पर आ जाता है, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सेंसिबल हीट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो सेंसिबल हीट निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। क्या लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला है? नहीं है, राइट। चलिए अब हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट खास टर्म है। स्पेसिफिक हीट क्या कहता है, डेफिनेशन उसकी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी के लिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो आपके पास 1 किलोग्राम आइस है और आप इसको हीट करते हो, इस 1 किलोग्राम को आप आइस को हीट करते हैं और अभी इसका टेम्परेचर सपोज करिए 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब आपने इसको हीट प्रोवाइड किया है इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री। कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री सेल्सियस, अब ये 0 से क्या आ गया है, 1 डिग्री सेल्सियस पर आ गई है आइस। तो जितनी हीट आपने यहाँ पर सप्लाई की है वो होगी हमारी स्पेसिफिक हीट। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ केवल आइस पर लागू होती है, ये चीज़ वाटर पर भी लागू है। इस केस में क्या कर दीजिए, आप क्या कर लीजिए, वाटर ले लीजिए, राइट। आप क्या करिए, वाटर ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहा है मास 1 किलोग्राम होना चाहिए सब्सटेंस का। अभी 1 किलोलीटर नहीं लेंगे, वाटर का मास आप लेंगे 1 kg। और मान लीजिए ये वाटर आपके पास अभी है 25 डिग्री सेल्सियस पर, आप इसको हीट प्रोवाइड करें। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर आपने 25 से 26 तक पहुंचा दिया है। उस समय पर जितनी भी हीट आपने सप्लाई की है, उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने हीट सप्लाई की है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, राइट। ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। डेफिनेशन मुझे क्या कहती है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि कॉपी पेन लेके रखिए अपने साथ, नोट करते रहिए साथ में। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को जो है आप स्किप मत कीजिएगा, पीछे बैक जाके, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट मूव कर लीजिएगा, सेटिंग है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो आप उसकी वीडियो स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक हीट जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें और दूसरे पर्सपेक्टिव पर। खास बात जो है वो देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्या बताता है मुझे स्पेसिफिक हीट। अगर मेरे को बोला गया कि 2 सब्सटेंस है, एक की स्पेसिफिक हीट 100 है, एक की स्पेसिफिक हीट 200 है, तो मैं उस 100 और 200 से उस मटेरियल या उस सब्सटेंस के बारे में क्या जानकारी विड्रॉ करूंगा, उससे मुझे उस मटेरियल के नेचर या उस सब्सटेंस के नेचर के बारे में क्या पता चलेगा, वो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्चुअली इट्स रेजिस्टेंस टू चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट आपको एक्चुअली में क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है टेम्परेचर को चेंज होने में। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वो 26 नहीं होना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, राइट। दैट इज द स्पेसिफिक हीट। अच्छा, कुछ मटेरियल ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे, कुछ मटेरियल कम रेजिस्टेंस शो करेंगे उस टेम्परेचर को राइज होने देने में। ड्यू टू इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है या अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, फिर भी आप उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, तो मजबूरी में वो क्या करता है, उसको चेंज होना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी लेवल इतना राइज कर चुका होता है जिसकी वजह से उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इनिशियली क्या करता है, ड्यू टू इनर्शिया ये रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर। तो चेंज होने में ये रेजिस्टेंस फेस करेगा या रेजिस्टेंस देगा। ईच सब्सटेंस है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रेजिस्टिंग टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो अलग होगा, जिसकी वजह से ईच हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कैपेसिटी।
इसीलिए हर एक आर्टिकल, हर एक सब्सटेंस जो है उसकी हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी अभी समझेंगे। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या कह रहा है, द सब्सटेंस विद हाई हीट कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई हीट कैपेसिटी, रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रेज देयर टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो टेम्परेचर को चेंज जल्दी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके चेंज करेगा, राइट। तो अभी मैंने क्या बोला था, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट मान लेता हूं मैं 200 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट 400 है, अगर तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो 400 वाला है ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा, और 200 वाला 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री चेंज करेगा अपने टेम्परेचर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस कहाँ से राइज कर रहा है, मान लो ये सब्सटेंस 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 टू 31, ये सब्सटेंस 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 टू 41, 25 टू 26, हर एक 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो C1 वाला क्या कर रहा है, इसके स्पेसिफिक हीट 200 है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको राइज करना है तो मान लो इसको Q1 हीट दे रहे हैं, और इसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए Q2 हीट दे रहे हैं, तो क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो हीट सप्लाई जो होगी वो Q2 जो होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब अगर मेरे पास दो सब्सटेंस हैं तो दोनों को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है टेम्परेचर में, तो दोनों को आपको अलग अलग हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर मटेरियल को आप सेम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएंगे। आते देखते हैं एक और एग्जांपल से। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 4182 जूल पर किलोग्राम है। इसको राउंड ऑफ करके बुक्स में 4200 भी दे दिया जाता है। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो 4182 है। इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिट देखिएगा आप पहले, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, अगर आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट का है, आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम जूल में बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास वाटर है और ये वाटर मैं कहता हूँ 1 kg है, ठीक, और इनिशियली इसका टेम्परेचर जो है सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस है, और जब आप इसको हीट देते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 31 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, राइट। तो स्पेसिफिक हीट मुझे क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर वाटर को 30 से 31 जब ये गया तो ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, या इस कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसको, 4182 जूल पर किलोग्राम। इसी का हम दूसरा केस देखते हैं, ये चीज़ वही लिखी जो मैंने आपको बता दिया है। इसी का दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर आयरन ले लेता हूँ 1 kg, ठीक है ना, और आयरन 1 kg है और इसको मैं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहा हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 लेके जा रहा हूँ, तो इसकी हीट कितनी है 462। तो ये क्या करेगा, इसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में 462 जूल ऑफ एनर्जी लगती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट आयरन से ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में ज़्यादा हीट लगेगी एज कंपेयर टू आयरन, राइट। तो स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या है, ज़्यादा है। ये मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट होती है। बाकी आप अपने बुक देखेंगे या अपना लिटरेचर देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि भाई डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट स्पेसिफिक हीट है। अब वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस को आपको हीट करना है तो कितनी एनर्जी लेगा, राइट। तो वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अच्छा, दूसरा आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। More energy is needed to raise the temperature of water by 1 degree than iron। तो आयरन के कंपैरिजन में अगर हम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करें तो वाटर ज़्यादा हीट लेके 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा, आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा, राइट। एक और मैं, हालांकि आप 100% इसको एक्यूरेट कभी नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ।
जो सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स या पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर होंगे और गैस के थोड़ा दूर होंगे। तो सॉलिड के केस में क्योंकि दो एटम बहुत करीब हैं, सॉलिड के केस में दो एटम करीब हैं, लिक्विड के, मैं सॉलिड को बिल्कुल चिपका के बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया सॉलिड स्टेट, ये मैंने बता दिया लिक्विड स्टेट, और गैस के केस में जो है वो और दूर है। सॉलिड के केस में जब आप इसको टेम्परेचर देते हो तो ये क्योंकि कांटेक्ट में है तो ये क्या करते हैं, जो भी हीट का ट्रांसफर है वो कंडक्शन के थ्रू कर देते हैं या हीट का ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा। लिक्विड्स के केस में हीट के ट्रांसफर होने में दूर एक देरी लगेगी क्योंकि उनके पार्टिकल ऑलरेडी दूर हैं, और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कंडक्शन या कन्वेक्शन। जिन लोगों को कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं पता है तो आप परेशान मत होइए, आप ऐसा समझिए कि सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर हैं, सॉरी पास पास हैं, तो पास है तो जल्दी हीट को दे देंगे, एक पार्टिकल को हीट करिए तो दूसरे को, जैसे आप इस रॉड को हीट कर रहे हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो क्योंकि पार्टिकल पास है तो जल्दी 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 आगे क्या करेंगे, अगले वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो होता क्या, एक तरफ आप गर्म कीजिए लोहा तो दूसरी तरफ गर्म हो जाता है क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। लिक्विड्स के केस में ये डिस्टेंस थोड़ी सी दूर है तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो क्या होगा, उतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, राइट, कंपेयर टू सॉलिड। और गैस के केस में ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर है तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, और देर में होगी। क्योंकि देखिए हीट ट्रांसफर कैसे होगी, ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये मोशन में आएगा, ये मोशन में आएगा। यहाँ पर इसको हो सकता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 पिकोमीटर का मोशन करना पड़े तब ये इसके कांटेक्ट में आए तब हीट को ट्रांसफर करे। इसके केस में हो सकता है ये वैल्यू 2 पिकोमीटर हो जाए, मतलब ये जब मोशन करे तो थोड़ा दूर दूर तक मोशन करना पड़े, तो 2 पिकोमीटर के ऑसिलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर या अगर जिसको पिकोमीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, 9th में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर ये वीडियो 11th और 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उनको जरूर समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज़, ठीक। लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी है, पार्टिकल पास पास है जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगा, थोड़ा दूर है तो क्या होगा, उस पार्टिकल को वहां तक चल के जाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। गैसेस के केस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक हीट के पैरामीटर को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस के केस में पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ तक का मोशन करना पड़ेगा तब जाके ये हीट ट्रांसफर करेगा, राइट। तो आई होप ये आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। खास चीज़ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ये वीडियो में, हमने इसी ग्राफ को हमने लेटेंट हीट में समझा था, नहीं जिसने देखा आप देख लीजिए, और मैं यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको चीज़ें जो है इधर से क्लियर करूँगा और जो है बताऊँगा। देखिएगा हमने क्या देखा था, ये वाली चीज़, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये चीज़ यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, -40 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर पहुँच रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर भी आइस है और यहाँ पर भी आइस है, दोनों जगह आइस है। तो क्या हो रहा है, आपने जब इसको हीट प्रोवाइड किया तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, -40 से 0 हो गया है। तो अगर आप डेल्टा टी निकाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 - T1 हो जाएगा। तो T2 फाइनल टेम्परेचर क्या है, 0, और माइनस करेंगे -40 डिग्री सेल्सियस तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या आइस और मास जो भी आपको लेंगे, तो Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, क्या कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। इस ड्यूरेशन पे जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं लेटेंट हीट है। फर्दर फिर आप देखिए, आप पहुंच गए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर है। उसके बाद आपने फर्दर हीट सप्लाई की है, तो इस ड्यूरेशन पे क्या है, कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ गया है। तो डेल्टा टी कितना है, अभी यहाँ पहुँच गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 - T1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचा 100 माइनस ये 0 है
तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हो गया 100, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई है 100, एम और सी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप यहाँ से स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे। इसके बाद फर्दर आप देखिए इस रीजन में क्या है, टेम्परेचर पूरी तरीके से कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फेज चेंज, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम आ गई है, और फर्दर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो फर्दर आप स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, राइट। अब सर, अब कई बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो है स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या स्टीम भी 200 डिग्री सेल्सियस पर हो सकती है? देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टीम 200 पर भी हो सकती है, 300 पर भी हो सकती है, 400 पर भी हो सकती है। इसका यूज कहाँ करते हैं वो आपको देखना है। देखिए जो वाटर होता है, बहुत ही मैं बियॉन्ड द जाके आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। आई होप अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का वीडियो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा तो वो उसको ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं आप कितना इसको कैच कर पाते हैं। जो हमारी बिजली पैदा होती है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा होती है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली पैदा होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हीट प्रोड्यूस करते हैं कोयले को जला के, या कोई और सब्सटेंसेस को जला के, या कभी गैस पावर प्लांट में हम गैस को जला के क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट से हम वाटर को हीट किया करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टीम तो है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम है वो, उसको अगर मैं लेके जाऊं किसी टरबाइन में, टरबाइन आप ऐसे समझिए जैसे पंप वाली मोटर होती है, पंप वाली मोटर है, उसमें क्या हो रहा है, ये ब्लेड्स लगे हुए इस तरीके से, क्या है, ब्लेड्स लगे हुए इस तरीके से। अब क्या होता है, यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, ये मैंने रेड पेन से बना दिया। यहाँ पर क्या होता है, नोजल लगे होते हैं, ये क्या है, नोजल है, इस तरीके से नोजल है, राइट, यहाँ पर नोजल लगे हुए हैं। अब नोजल क्या करते हैं, इस ब्लेड पर क्या करते हैं, स्टीम थ्रो करते हैं, इस ब्लेड पर स्टीम थ्रो करते हैं। जब स्टीम थ्रो करेंगे तो इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी, और जब घूमेगी तो इससे आर्मेचर जुड़ा होगा, और आर्मेचर से क्या करेगा, वो करंट प्रोड्यूस होगा, राइट। लेकिन अभी स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है या 120 डिग्री सेल्सियस पर है, उस स्टीम में काफ़ी मॉइस्चर होता है। जैसे कुकर की जब सीटी आती है, आप उसमें हाथ रखिए, आपका हाथ भीग जाएगा। दूध गर्म हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, आप हाथ रखेंगे ऊपर तो आपको ह्यूमिडिटी महसूस होगी, आपका हाथ भीग जाएगा, राइट। इसी तरीके से जैसे ही स्टीम इस पर आती है, इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर क्या हो जाए, वो जो स्टीम आएगी वो नोजल को रोटेट करेगी, नोजल के पर टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करेगी जो नोजल से स्टीम आ रही है। तो क्या होगा, क्योंकि उसके पास मॉइस्चर है, इट इज़ पॉसिबल कि जो ब्लेड्स है टरबाइन के, उसके ऊपर रस्टिंग भी हो सकती है, ठीक। इस रस्टिंग की वजह से जो टरबाइन है वो खराब हो जाती है। टरबाइन की कॉस्ट जो होती है करोड़ों में होती है, राइट। तो टरबाइन की करोड़ों की कॉस्ट को स्टीम खराब कर सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टीम को ड्राई करते हैं, मतलब स्टीम को हम 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400, इवन 700 डिग्री सेल्सियस पर भी ले जाते हैं। उस कंडीशन में हम स्टीम को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम, और सुपर हीटेड स्टीम जो होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, दैट इज ड्राई स्टीम। तो जब वो अटैक करेगी या फोर्स लगाएगी टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, उसको जब रोटेट करेगी तो वहां पर मॉइस्चर नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगी, तो टरबाइन की लाइफ बढ़ जाएगी, एक चीज। दूसरा, जिस स्टीम के पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसका मतलब उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करके उस टेम्परेचर को एक्वायर किया है। 200 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम होगी उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व की होगी। अगर हम 700 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को देखें तो उसने और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया है अपना। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा है, हीट बढ़ाने से, तो ज़्यादा हीट उसने एब्जॉर्व की है। जिसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्व की है वो ज़्यादा वर्क डन कर सकता है, उसके पास ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है। तो हमारे पास दो बेनिफिट हो गए, एक जो स्टीम है
700 डिग्री सेल्सियस पर वो एक तो रस्टिंग भी क्रिएट नहीं कर रही है, तो टरबाइन की लाइफ बढ़ रही है, दूसरा वो वर्क डन भी ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ से हमें एक दूसरा एडवांटेज मिलता है। तो चलिए, ये वीडियो आपको आई होप ये पसंद आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की सिंपल वे में। आप देखते हैं आप कितना इसको समझ पाते हैं। वैसे आपके मतलब की चीज़ हो गई है। अगर आपको सुपरहेटेड स्टीम नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, आपका काम हो गया है। लेकिन हाँ, क्योंकि टॉपिक कंटेक्स्ट में था तो फिर मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल बटन साइड में होगी कहीं पर, वो देख लीजिएगा प्लीज़।